हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये ऐसे के ऊपर रहेगा सारा वीडियो। आप देख रहे होंगे मेरे मार्क्स, आप सोच रहे होंगे क्यों सर मार्क्स लेके क्यों बैठ गए हैं। एक्चुअली मैं बच्चों को ये दिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही अपना कंप्यूटर देख रहा था तो उसमें मेरे मार्क्स की फ़ोटोज़ दिखे थे, तो मेरे को 2 ही मेंस के मार्क्स दिखे। फ़ोटोज़ मेरे पास जो PDF पड़ी हुई थी तो मैं उनको आपको शो करना चाहता हूँ कि ऐसे जो है कितना इम्पोर्टेंस है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कई लोग ऐसे को इग्नोर कर देते हैं बच्चे। मैं अपने मार्क्स दिखाता, मेरे को अभी 2 ही मार्क्स मिले, मार्कशीट मिली, तो मैं उसको आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की, मैंने क्यों मेरे मार्क्स मतलब कि मेरे एवरेज 130 प्लस या 120 प्लस ही आते थे, उसके बाद कैसे डाउन हो गए मैं आपको बताऊंगा। मैंने कैसे लिखा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर बताऊंगा कि मैंने क्या ऐसा एक डाटा बनाया था कि भैया मेरे को ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे ही टेम्पलेट में लिखना है। जो मैंने सीखा, जो मेरे सर ने बताया हम लोगों को, वही मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। काफ़ी पुराने मार्क्स हैं, 2017 के हैं, 18 के हैं, 16 के मेरे को मिले नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि बाद में अगर मिल जाएंगे तो वो भी मैं दिखा दूंगा। ऐसे के मार्क्स लाने के लिए आपको इंग्लिश की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप मतलब कि बहुत अच्छा लिख लेते हो, इसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस एक सिंपल सा आपको लिखना आता हो, मतलब बेसिक ग्रामर आती हो। जो भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। बेसिक आपको आना चाहिए कि आप क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब कि आप जो सामने एग्जामिनर बैठा है आप उसको क्लियरिटी ला पा रहे हैं कि नहीं, ऐसे में उनको ये दिख रहा है कि हाँ। आप कभी भी ऐसे, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जब लिखें तो काफ़ी टेक्निकल वर्ड यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे जो है ये एक इंग्लिश टीचर चेक कर रहा हो, ठीक है, GS को उसको नॉलेज ज़्यादा ना हो, तो ऐसे टेक्निकल शब्द आपको यूज़ नहीं करने हैं जो आम इंसान को पता ही ना हो। मतलब ज्योग्राफी का वही मैं बताऊँगा कि मैंने गलती से मैंने यूज़ कर लिया टेक्निकल ऐसे, तो मेरे मार्क्स काफ़ी लो हो गए थे, ठीक है। तो हमारे पास अभी 14 GS नोट्स अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ पे सारे सैंपल्स दिए हुए हैं, सारे 14 GS के सैंपल्स अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप में आ जाएगी, ठीक है। और जितने भी सैंपल्स हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया गया है। देखिए, ऐसे अगर आपको मान लीजिए ऐसे में आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो एक सीधा साधा फंडल है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको ये काम करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है डेली। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। एंड ऐसे डेली नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। कई लोग बच्चे जो है वो लैग करते हैं, वो जनरली GS के लिए तो बहुत सारा पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन वो जब ऐसे की बारी आती है तो वो प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जो ऐसे में नहीं आएंगे। सिर्फ आप GS में अच्छा मार्क्स स्कोर करके भी आपका फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि GS में आपको कितना नंबर लाना चाहिए। अगर ऐसे में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो समझ लीजिए आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, यू विल सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इफ़ यू हैव अ वेरी गुड मार्क्स इन ऐसे। ये डाउट क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में, ठीक है। देखिए, मैं आपको पहले अपने मार्क्स दिखाता हूँ। मेरे को 2 ही मार्क्स मिले। देखिए, ये 2017 का मार्क्स है, मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है। देखिए, मेरे 2017 में मेरे 130 मार्क्स थे ऐसे में, जो काफ़ी एक डिसेंट स्कोर है। और मतलब कि अगर रैंक अच्छी लाना है तो 130, आपको 120 प्लस तो होना ही चाहिए। 125 हो गया, 130 हो गया, 135, हाईएस्ट लमसम 160 या 150 ही आता है। और जनरली जितने भी रैंकर्स जो IAS के जो टॉप 100 में होते हैं उनके 130 प्लस ही होते हैं जनरली, ठीक है। 130, 135 या बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए 140 हो जाएंगे, जनरली 130 प्लस ही होते हैं। इसी तरह मेरे मार्क्स थे, मतलब कि 125 कभी आता था, वहीं कभी 130 आता था। देखिए, 2017 का मैं दिखा रहा हूँ जो मेरे पास मिला। इसी तरह 2018 मेरे मार्क्स आपको 130 से डायरेक्ट आगे 102 नंबर, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी जो मार्क्स हैं GS के कैसे कैसे अच्छे स्कोर करना है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि GS1 में कैसे अच्छे मार्क्स लाना है, GS2, GS3, GS4 में। ये तो काफ़ी एक इतना अच्छे मार्क्स नहीं मेरे आए थे GS1 में। GS2, GS3 बहुत डिसेंट,
बट इससे 110 अगर आपको टॉप रैंक्स में लाना है तो मिनिमम 110 है, एक नंबर 108, 110, 120 आपको अगर आएंगे तो, और काफ़ी लाया जाता है हर एक क्वेश्चन में। अगर आपने 0.5 बढ़ा लिया है तो आप वो उसको आराम से ला सकते हैं। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई, मैं 130 पे था, फिर 125 में रहा, चलिए टिप भी ठीक है, 120 भी आया हुआ है। अब मैं 120 से डायरेक्ट 102 कैसे आएगा, और यही मेरा सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण बना। 102, यही अगर मेरे मार्क्स अच्छे होते तो आज मेरा सिलेक्शन भी हो जाता। तो क्यों मार्क्स ऐसे कम आए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है मैंने ऐसे का जो टॉपिक है वो बहुत ही गलत चूज़ किया था। मैंने सही टॉपिक नहीं चूज़ किया था, ठीक है। क्यों नहीं चूज़ कर पाया, क्या हड़बड़ी हो गई, मतलब कि कई लोग बोलते हैं आप, तो ये आप उसमें मत रहिए कि अगर आपने बहुत बार मेंस लिखा है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपने, मैंने हो सकता है मैंने 2017 में प्रैक्टिस ज़्यादा की थी इसलिए मेरे को, यस, और ये बात सच भी है, मैंने 2017 में ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। फिर 2018 में मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा था कॉन्फिडेंट में अगर लिख भी लूँगा मैं अच्छा लिख लूँगा, मेरे को पता है, मेरे को एक फॉर्मेट पता है, मैं उसी फॉर्मेट पे ही चलूँगा, ठीक है। मैंने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ नहीं किया और वहीं मेरी गलती होगी, मेरे को 102 मार्क्स आया। और उससे सबसे बड़ी गलती होगी मैंने ऐसे का टॉपिक जो है बहुत ही गलत चूज़ कर लिया, बहुत ही गलत टॉपिक चूज़ कर लिया। और मैं जब लिखने के बाद, मैं हाफ पेज लिखने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, जब मैं हाफ पेज लिख लिया था देन आई रियलाइज कि मैंने टॉपिक को गलत चूज़ कर लिया और मैं टॉपिक को थोड़ा टेक्निकल में वे में ले जा रहा हूँ, और जो कि नहीं करना होता है ऐसे में। उसके बाद मैंने रिकवरी की थोड़ा सा, लेकिन हाँ सेकंड पार्ट 2018 में जो ऐसे आया था वो मैंने अच्छा लिखा था, मेरे को पता था मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट सेक्शन ए होता है, जो सेक्शन ए होता है उसका मार्क्स मैंने ऐसे, जो शायद आया था बॉर्डर्स के ऊपर आया था क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन था, तो वो मार्क्स वो मैंने टेक्निकल थोड़ा लिख दिया था और वहीं पर मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, ठीक है। तो ये मेरे को मार्क्स आपको दिखाना था, जस्ट ये बताना था कि कहाँ पे मैंने गलती की, ठीक है। अब ये मैं वीडियो डिटेल बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको अच्छे मार्क्स लाना है ऐसे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी निकालना सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स निकालना इज़ वेरी इजी और कई लोगों के लिए टफ भी होता है, लेकिन खाली प्रीलिम्स निकालना नहीं आसान है, इम्पॉर्टेंट है आपका मेंस ही मेन है। कहते हैं ना, अगर मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आप आईएएस बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो मेंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है ऐसे, ठीक है। अब ऐसे को क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले जो होता है 3 चीज़ होता है ऐसे में, एसेंशली कंटेन्स 3 मेजर पार्ट, मतलब कि सबसे मेजर पार्ट होता है ऐसे में 3। पहला मेजर पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मतलब कि ये तो मैं रफ वर्क एक मैं जनरली बता रहा हूँ थ्योरी क्या होती है, वरना मैं सबसे ज़्यादा फोकस इसी में करता हूँ। और ये जो बच्चे नहीं करते, बिल्कुल 99% बच्चे नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या। पहला सबसे आपको फोकस करना है इंट्रोडक्शन, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मतलब कि नॉर्मल कैसे लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले लिखना है, देन यू हैव मेन बॉडी। उस मेन बॉडी में बताऊंगा कि व्हाट इज टेम्पोरल स्केल एंड सेक्टोरल स्केल, उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट इज कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें, इसी 3 चीज़ को आप देखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे आप आंसर लिखते हैं ना यूपीएससी में, जीएस के में, वैसे ही इसमें भी है, लेकिन उसका एक डिफरेंस है कि जब आप ऐसे के आंसर, जब आप जीएस के आंसर लिखते हो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, ऐसे में टेक्निकल चीज़ें नहीं लिखनी होती, ठीक है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन, देखिए आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पे 250 मार्क्स का होता है, आपको पता ही होगा। उसमें सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 125 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 125 मार्क्स का होता है। आप चेक कर सकते हैं पेपर। अभी जिनके बच्चों के पास पेपर नहीं चेक किया, प्लीज़ जाकर पेपर पहले चेक करिए तब ये वीडियो देखिए। 1000 वर्ड से लेके 1200 वर्ड तक आपको लिखना होता है। कंपलसरी नहीं है कि आपको 1200 वर्ड ही लिखना है। जनरली मैं जो लिखता था 1980 या 1050 आई थिंक इज़ गुड। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक्सीड करेंगे तो आपका टाइम जो है लिमिटेड है, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर 3 घंटे का आपको पेपर मिल रहा है, 3 आवर्स का पेपर होता है, तो 1 घंटे 50 मिनट आपके लिए एक सेक्शन के लिए मोर देन इनफ है। आराम से टाइम लीजिए, ऐसे में काफ़ी टाइम मिलता है लिखने का और बहुत बच्चे आराम से लिख भी लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं, दे डोंट डू रफ वर्क। और यहीं पे सबसे ज़्यादा सारा गेम होता है, रफ वर्क गेम। इट्स ऑल अबाउट रफ वर्क। रफ वर्क क्या होता है, देखिए जब आपको पेपर मिलेगा, पेपर के पीछे आपको रफ पेजेस मिलेंगे, जो शीट रहती है, ठीक है। आप उसको पीछे लिखिए,
एक ऐसे का टेम्पलेट बना लीजिए, यही टेम्पलेट में जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, एक आप एक चार्ट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। उसमें छोटा छोटा लिख लीजिए, हाँ मैंने इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, फिर मेन बॉडी में मैं ये लिखूंगा, फिर कंक्लूजन में ये लिखूंगा, फिर मेन बॉडी में टेम्पोरल स्केल में ये खोलना है मेरे को और सेक्टोरल स्केल में ऐसे खोलना है। तो एक छोटा सा आप जब ये बना लेंगे टेम्पलेट, तो आप जब पीछे पलट के जब यहाँ पे इंट्रोडक्शन शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी लिखने की। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे को रफ वर्क ही वो मानता हूँ। इट्स ऑल अबाउट रफ वर्क इन ऐसे। तो ऐसे अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेक श्योर यू मेक रफ वर्क इन एग्जाम। और रफ वर्क को आप कितना टाइम देंगे? एटलीस्ट 30 मिनट। देखिए कहते हैं ना कि जब किसी बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन अच्छा है, अगर फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी, वही चीज है। तो रफ वर्क क्या है? आपका ये फाउंडेशन है, ठीक है। दिस इज फाउंडेशन। अब फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन को आपको बहुत आराम से तसल्ली से लिखना है। रफ वर्क इसलिए लोग बनाते हैं ताकि आप कोई चीज भूल ना जाए, ठीक है, आपको याद रहे कि हाँ मेरे को यही लिखना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अ फाउंडेशन ऑफ एनी होम। ये फाउंडेशन आता है आपका ऐसे कैसे जाएगा। तो रफ वर्क उसको बना के लिखिए अच्छे से कि आप इस ऐसे में क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला की चीज क्या है? सबसे पहला चीज है आपका इंट्रोडक्शन। आप यहाँ से आप जो है आपका मैं बता दूं, यहाँ से जो है आपका मेन चीज चालू होता है। आप जो पूरा फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, ये तो रफ वर्क हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से आप सबसे पहले लिखेंगे। आपको याद रखिए कि आपको कोई टॉपिक नहीं लिखना है, आपको हेडिंग नहीं लिखना है। कई बच्चे गलती में एक से एक जो महान लोग हैं बच्चे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो पहले जब ऐसे लिखना चालू करते हैं पहले लिखते हैं वहाँ पे इंट्रोडक्शन बाई, ऐसे नहीं लिखना है। वहाँ पे आपको हेडिंग नहीं डालनी है, डोंट इंट्रोड्यूस हेडिंग। वो एग्जामिनर को पता होता है। आपको ऐसे के अंदर आपको पूरा उस तरह वे में लाना है ताकि एग्जामिनर को दूर से दिख जाए, हाँ इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा है, मेन बॉडी यहाँ लिखी, कंक्लूजन, और ऐसा ही चेक होता है। जहाँ तक मैंने यूज़ किया, इस्तेमाल किया है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इवन जो कोचिंग से भी टीचर चेक करते हैं, जो यूपीएससी में भी चेक किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लीनियर फैशन देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मेन बॉडी देखेंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे। तो आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। डोंट पुट हेडिंग्स ऑन द पेजेस, ठीक है, डायरेक्टली लिखिए इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन होता क्या है? इंट्रोडक्शन एक लीड करता है कि रीडर को उस टॉपिक में कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन इज इंटेंडेड टू लीड द रीडर इनटू द टॉपिक एंड क्लैरिफाई व्हाट द एसे विल स्पेसिफिकली डील विथ। मतलब कि आपको जो रीडर, मतलब यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है, इंट्रोडक्शन क्या बताएगा कि आप जो है क्या टॉपिक पे डील करने जा रहे हैं, वो आपको बताएगा इंट्रोडक्शन। वो मान लीजिए मैं कोई कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैं शुरुआत देखूंगा ना, हाँ भाई क्या लिखने जा रहा है, तो क्या बोलेगा, ऐसे जो है इंट्रोडक्शन जो है वो स्पेसिफिकली क्या डील करता है, क्लैरिफाई करता है कि ये स्टूडेंट जो है इस ऐसे पे लिखने जा रहा है और उसका शुरुआती तौर पे लिखता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट द थ्रेड रनिंग थ्रू द होल ऐसे। इतना याद रखिए कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे हिसाब से, अब मुझे मार्क्स का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अदर आप कोचिंग अगर जिसने ज्वाइन किया होगा और जिसने देखा होगा कि जनरली मार्क्स जो डिसाइड होता है 10% मार्क्स इसमें आता है, 80% आपको मेन बॉडी मिलता है और 10% आपको कंक्लूजन में लिखता है। तो मेरे हिसाब से यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इवन जितने भी कोचिंग वाले ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन ज़्यादा होता नहीं। इंट्रोडक्शन मोस्टली 1 पेज या एक पैराग्राफ का होता है। आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि आप कहाँ पे लीड करना है, आप इस ऐसे को कहाँ लेने जाने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन मार्क्स का आपको समझ में आ गया होगा। 10% इंट्रोडक्शन, 80% मार्क्स आपको मेन बॉडी का मिलता है और 10% आपको कंक्लूजन में मिलता है। तो इंट्रोडक्शन क्या बताता है? इंट्रोडक्शन इज इंटेंडेड टू लीड द रीडर इनटू द टॉपिक एंड क्लैरिफाई व्हाट द ऐसे विल स्पेसिफिकली डील विद। वो इंट्रोडक्शन क्या क्लैरिफाई करता है कि आपके ऐसे किस चीज में डील करने वाला है। अच्छा, अब देखिए, अब इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कोई टॉपिक है कोई भी, मेरे को याद है मैंने फार्मिंग से रिलेटेड लिखा था। सपोज करिए फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आया ऐसे में। ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। मान लीजिए ओपन टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन, मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अब उसमें जो है कोई भी
आपका जो ABCD जो ऐसे आया, ABCD जो भी ऐसे आया है वो कहीं भी ओपन है, मतलब कि कहीं लीड नहीं करना है कि आपको अपना सजेशन भी नहीं देना है उसमें, और कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब कि ऐसा टॉपिक है कि उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो कहीं लीड नहीं करना है कि आपको इस वे में जाना है, तो अपने आप को आपको उसका प्रोज भी लिखना होगा, कॉन्स भी लिखना होगा। तो अपने आप को डिसाइड, मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे डिसाइड करता था, जो थोड़ा देखिए मेरे को थोड़ा सा फिलॉसफी में थोड़ा प्रॉब्लम लगता था कि मैं फिलोसफिकल चीज़ें नहीं लिख पाता था। तो मुझे क्या लगता था यार, कोई अगर इकोनॉमी से रिलेटेड आ गया, कोई फार्मिंग से रिलेटेड आ गया या सोसाइटी से रिलेटेड, वो मैं वो अच्छे से लिख लेता था। ठीक है, उस हिसाब से आपको जितने भी क्वेश्चन आपको चूज करने होंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा टॉपिक चूज करिए जहां पे थोड़ा ओपन टॉपिक, जो ओपन क्वेश्चन है वो चूज मत करिए। वैसे क्वेश्चन चूज करिए जहां पे एग्जामिनर मांग रहा है कि हाँ मैं इस लीड में आपको जाना है, मतलब कि आपको कंक्लूजन बता, आपको पॉजिटिव, मतलब कि मोर ऑफ पॉजिटिव में, या तो एग्जामिनर आपको मांगना चाहे कि आप पॉजिटिव में लिखिए कि मोर ऑफ नेगेटिव में लिखिए। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। सपोज करिए आप याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन कोई भी ऐसे आप टॉपिक कोई चूज करें, ABCD कोई भी टॉपिक अगर चूज करें, आप याद रखिए कि जो कंक्लूजन होता है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी निगेटिव ऐसे चूज नहीं करना, मतलब कि लिखना नहीं है उसको निगेटिव। भले ही एग्जामिनर आपको कितना ही निगेटिव टॉपिक दे दे, आपको निगेटिव कभी भी नहीं लिखना है। यू हैव टू ऑलवेज अ पॉजिटिव बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर। आपको लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको शो करना है, और ऐसे के थ्रू आपको शो करेगा कि आप लाइफ में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको बात समझ में आई इंट्रोडक्शन क्या करता है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले टॉपिक आपको ऐसे चूज करने हैं जो एग्जामिनर में इजी टॉपिक चूज करिए, तो सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। फिलोसफिकल ऐसे बहुत लेंदी होते हैं और अच्छे होते हैं, वो आपके ऊपर है, अगर आप लिख सकते हैं तो आप है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आपको अब कई बच्चे पूछते हैं सर इंट्रोडक्शन शुरुआत कैसे करें। इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल सा कोई भी, मैं तो एनेक्डोट लिखता है, एनेक्डोट मतलब कोई कहानी, शॉर्ट कहानी लिख देता, या तो आप कोई भी कहानी आप लिख दीजिए, कोई भी शॉर्ट वर्जन ऑफ कहानी, स्टोरी लिख दीजिए कोई भी। ठीक है, मतलब कि स्टोरी ऐसा नहीं कि मान लो फार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपने स्टोरी लिख दी डेमोक्रेसी के ऊपर या इलेक्शन के ऊपर, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है तो आपको स्टोरी भी इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसी टॉपिक को आपको दर्शाना चाहिए कि हाँ भाई ये स्टोरी है। सपोज करिए, या तो कोई डाटा दे दीजिए, कोई भी डाटा दे दीजिए, कोई भी एनेक्डोट दे दीजिए, कोई भी शॉर्ट स्टोरीज, या एनेक्डोट वही शॉर्ट स्टोरीज हुआ, कुछ भी, या तो दोनों कंबाइन, या तो आप डाटा भी दे दीजिए और कोई भी स्टोरी भी सुना दीजिए। मतलब कि कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये डाटा लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी जो टॉपिक से रेलेवेंट हो, टॉपिक के बाहर नहीं आना। और याद रखिए जब भी आप ऐसे लिखे हैं तो बार बार पढ़ते रहिए कि हाँ ये मेरे टॉपिक पे है कि नहीं, बार बार क्वेश्चन देखते रहिए। कई लोग बच्चे क्या करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा ही हुआ 2018 में, मैं एक टॉपिक में बहता हुआ चला गया, और मतलब कि मैं लिखता हुआ चला गया, मैं टॉपिक से भटक गया था। तो आपको टॉपिक से भटकना नहीं है, आपको टू द टॉपिक रहना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली एक शॉर्ट डाटा यूज़ कर लीजिए, किसी का कोट यूज़ कर लीजिए, लिख दीजिए, या तो आप क्या कहते हैं कोई भी स्टोरी लिख दीजिए। ये मैं तो क्या कहता, मैं तीनों लिख देता था, तो तीनों आप लिखें तो एक लमसम मान लीजिए, अगर आपका ये शीट है तो एक पैराग्राफ का अराउंड आपका 100 वर्ड्स मान लीजिए, तो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइन मान लीजिए, मैक्सिमम 7 लाइन आपने लिखा है इंट्रोडक्शन। अच्छे से लिखिए इंट्रोडक्शन क्या बताता है, स्पेसिफिकली डील करता है कि आप क्या क्लैरिफाई करने जा रहे हैं रीडर को कि मैं इस टॉपिक पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सेकेंड चीज में चलते हैं मेन बॉडी। अब मेन बॉडी ही मेन है। ठीक है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, इस यहाँ पे मेन बॉडी काम आएगा जब आप रफ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए, टेम्पोरल स्केल लिखा है, एक सेक्टोरल स्केल लिखा है। टेम्पोरल स्केल यहाँ लिखने का मेरा मतलब यही था, टेम्पोरल स्केल मतलब हुआ कि आप जो है टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अब आप मान लीजिए यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हो रही है, कोई भी आप टॉपिक चूज कर लीजिए, तो उसका टेम्पोरल स्केल बताइए। टेम्पोरल स्केल मतलब क्या हुआ, आप उसका टाइम स्पैन बताइए, मतलब कि
एंशियंट पे लिखिए, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक क्या क्या डेमोक्रेसी के बारे में, सोशलिज्म के बारे में है आपको पता है। वैदिक काल से चले आइए, सपोज करिए आपने टेम्पोरल स्केल में गए, आप एंशियंट के बारे में बता दिया, टेम्पोरल स्केल के बारे में, एंशियंट के बारे में बता दिए, मिडीवल के बारे में बता दीजिए, उसमें मॉडर्न जो है इंग्लिश एरा जो बताया, और जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बता दीजिए। मैं जनरली क्या करता था, कोई भी टॉपिक आता था तो मैं पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू करता था, वैदिक पीरियड से चालू करता था, और आपके मॉडर्न टाइम्स में लेके आता था उसको। मतलब कि वैदिक लिखा है, एंशियंट वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, फिर आपका एंशियंट इंडिया के बारे में बताया, फिर आपका मॉडर्न इंडिया, मिडीवल इंडिया के बारे में, फिर मॉडर्न इंडिया के बारे में बताया, तब मॉडर्न जो आफ्टर इंडिपेंडेंस तक उस टॉपिक को मैं खींच के ले गया। इसको कहते हैं टेम्पोरल स्केल। मतलब कि ये एक टोन सेट करता है रफ वर्क का, मतलब सॉरी ऐसे का, कि आप मतलब कि रीडर को एक इंटरेस्ट ला रहे हैं। भैया एक आप कहानी पढ़ते हैं ना, कोई भी स्टोरी आप पढ़ते हैं, तो स्टोरी पढ़ने के पहले कोई पिक्चर आप देखते हैं तो उसका क्लाइमैक्स जो एंड पार्ट होता है, क्लाइमैक्स होता है, उसके देखिए पहले पिक्चर को सेटअप किया था, पूरा जो है जो भी क्या कहते हैं चीज़ें हैं वो सेटअप करते हैं। मतलब कि ऐसे जो मतलब स्टोरी आप देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो पहली फर्स्ट हाफ पार्ट जो है वो स्टोरी को सेटअप करता है। जो अच्छी मूवी की बात कर रहा हूँ, स्टोरी को सेटअप करता है। फिर कंक्लूजन में आप देखेंगे वो क्लाइमेक्स पार्ट होता है, वो स्टोरी को बताता है, दैट इज सेक्टोरल एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे स्टोरी को कौन सेटअप कर रहा है, दैट इज टेम्पोरल स्केल। मतलब कि ये बता रहा है कि हाँ कि शुरुआती दौर पे कहानी, मतलब एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न तक कैसे टाइम बीता है, उस टॉपिक को आपको बारे में बताना है। फार्मिंग से रिलेटेड मालिक को क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी से रिलेटेड आता है, या एजुकेशन से रिलेटेड आता है। तो एजुकेशन में भी आपको क्या कहते हैं, टेम्पोरल स्केल में पहले जाइए, एंशियंट के बारे में लिखिए, मिडीवल के बारे में लिखिए, आपको मॉडर्न के बारे में लिखिए, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में लिखिए कि हमने क्या क्या किया एंशियंट टाइम्स। ठीक है, मतलब कि टेम्पोरल स्केल मतलब कि टाइम स्पैन के बारे में आप बताइए। ठीक है, अब सेकंड बॉडी माल, अब ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको शो करेगा ये जो सेक्टोरल स्केल है ना, यही है टॉपिक, मेन टॉपिक जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्टोरल स्केल मतलब कि आप सेक्टर वाइज उसको खोलिए। अब मान लीजिए कोई फार्मिंग से रिलेटेड सपोज करिए क्वेश्चन है, फार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है सपोज करिए। अब फार्मिंग से रिलेटेड टेम्पोरल, अब सेक्टोरल स्केल मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल सेक्टर हो गया आपका, ठीक है, इकोनॉमी सेक्टर में हो गया, मतलब कि सेक्टर वाइज खोलिए, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, सोशल सेक्टर हो गया। ठीक है, अब आपका कुछ भी हो सकता है इसमें, कल्चरल सेक्टर हो गया। मतलब कि उस टॉपिक को आपको सेक्टर वाइज खोलना है, उसके बारे में बताना है कि हाँ मान लीजिए सपोज करिए डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे हाँ पॉलिटिकल, अब इंडिया के बारे में बताएंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल के बारे में जरूर बताएंगे ना, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, जुडिशरी क्या है, इकोनॉमी क्या है, ठीक है, इस तरह आपको बताना है। कल्चरल क्या है, मतलब कि उस टॉपिक को आपको सेक्टर वाइज खोलना है। आया बात समझ में? पहले आपको टेम्पोरल वाइज खोलना है, फिर आपको सेक्टोरल वाइज खोलना है। इतना याद रखिए कि मेन बॉडी जो है वो डील करता है मेजर आइडियाज पे, मतलब कि मेन बॉडी बेसिकली डील्स विद द मेजर आइडियाज दैट सपोर्ट्स द टॉपिक या इंट्रोडक्शन। ओके, और जनरली याद रखिएगा कोई भी सपोज करिए आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा, फिर पैराग्राफ चेंज करिए इतना बड़ा, फिर पैराग्राफ चेंज करिए इतना बड़ा लिखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करिए, ऐसे मैं ऐसे ही लिखता था, आपको भी ऐसे लिखना है। कोई भी अगर ऐसे में डायग्राम यूज नहीं करना है, कोई भी डायग्राम यूज नहीं करना है फालतू के। ठीक है, इस चीज से बचिए, ना कोई मैप बनाना ना कोई डायग्राम बनाना है। आप बनाएंगे तो आपको लगेगा टेक्निकल है। ठीक है, तो अगर आपका शीट ये है तो एक पैराग्राफ यहाँ लिखा, दूसरा पैराग्राफ यहाँ चालू कर दिया, तीसरा यहाँ चालू कर दिया, चौथा पैराग्राफ को अगर आप ऐसे चालू करेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहेगी। यही चीज़ आपको टेम्पोरल में भी करना है, यही चीज़ आपको सेक्टोरल, टेम्पोरल में अगर कर रहे हैं एंशिएंट टाइम यहाँ लिख दीजिए, मिडीवल यहाँ, मॉडर्न यहाँ, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ, कोई भी टॉपिक लेके। फिर सेक्टोरल वाइज अगर आप खोल रहे हैं, सेक्टोरल वाइज अगर आपने खोला है टॉपिक को, सेक्टोरल वाइज यहाँ पॉलिटिकल आइए, इकोनॉमिकल आइए, सोसाइटल आइए, मतलब कि सोशोलॉजी से क्या रिलेटेड है, कल्चरल से क्या रिलेटेड है, उसका जुडिशरी से क्या रिलेटेड है, हर चीज़, मतलब उस टॉपिक को आपको पूरा धागा खोलना है, उसका उस टॉपिक का पूरा धागा खोलना है कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्टोरल।
अब याद रखिए, अब मान लीजिए कोई भी, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, मान लो सेक्टोरल वाइज अगर कोई टॉपिक मतलब कोई भी लिख रहे हैं तो उसी के नीचे मान लीजिए अगर बता रहे हैं कि हाँ पॉलिटिकल के बारे में बता रहे हैं कि हम मान लो डेमोक्रेसी के, भैया हाँ हमारे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे इक्वल राइट्स है, सारे सोशल ग्रुप हमारे इक्वल हैं, ठीक है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मतलब कि डेमोक्रेसी के बारे में। अब उसी के नीचे लिख दी क्या क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है, मतलब क्या रॉन्ग हो रहा है, क्या उसको सही करने के लिए बताया जा रहा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। याद रखिए कभी भी निगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है ज़्यादा, ठीक, हमेशा पॉजिटिव चीज़ लिखनी है। अगर मान लीजिए ऐसे जो है निगेटिव है भी तो उसको बताइए उस निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मेन बॉडी हमेशा आपको पॉजिटिव नोट में रहना चाहिए। अगर आप निगेटिव मान लीजिए 6 लिख रहे हैं तो पॉजिटिव आपको 10 बताने ही बताने, इस तरह लिखिए ताकि आपका ऐसे जो है बैलेंस्ड रहे। इसी तरह आपको आंसर भी लिखने सारे। आई होप मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ऐसे जो है काफ़ी बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। यही एक थंब रूल है जो मैंने आपको बताया। और लास्ट में जो है वो है कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए अब कोई भी क्वेश्चन आता है सपोज करिए, तो अब उसके चैलेंजेस भी होंगे, प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे, ठीक है। प्रोज हो लिखिए, उसके कॉन्स लिखिए क्या क्या है, ठीक है। अब सेक्टोरल्स, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सपोज करिए कॉन्स ज़्यादा लिख लिए, मान लीजिए आपने बेकार चीज़ लिख दी, तो मान लो आपने लिख भी दिया गलती से, तो आप उसको सुधारने के लिए कंक्लूजन में पॉजिटिव चीज़ें लिख लीजिए। नहीं ठीक, हमारे साथ ये गलत हो भी रहा है तब भी हमारे पास ये पॉजिटिव है, सरकार ने ये लाया। तो यहाँ जितनी भी पॉलिसीज़ आपको पता है सरकार ने कुछ लाया हो, या तो मान लीजिए फार्मर सोसाइटी से ऊपर है, हाँ फार्मर सोसाइटी है, यहाँ पे आपने फार्मर सोसाइटी के बारे में डाटा लिखा इंट्रोडक्शन में। फिर मेन बॉडी में फार्मिंग कैसे होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके, मेन बॉडी से लेके, मतलब सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके, एंशियंट से लेके, फिर मॉडर्न मिडिवल हम कैसे आगे एग्रीकल्चर में आगे कैसे बढ़े, अगर फार्मर सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन है। फिर सेक्टोरल स्कूल में खोलिए उसको, पॉलिटिकली हैं, कल्चरली, इकोनॉमिकली, हर चीज़ को खोल के रखिए पूरा, मतलब कि उस फार्मिंग को पूरे सा खोल के रखिए ताकि समझाइए कि हाँ क्यों फार्मर सुसाइड हो रहा है और उसको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने निगेटिव यहाँ ज़्यादा दी, हाँ फार्मर सुसाइड हो रहा है, काफ़ी काम नहीं हो रहा, तो कंक्लूजन लिखिए कि हाँ फार्मर सुसाइड है, ये हम मानते हैं और ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है फार्मर सुसाइड। अब फार्मर सुसाइड को हमको रोकना है, खाली हमको ले के बैठे नहीं रहना है उस चीज़ को, हमको रोकना है एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नेंस, एज ए स्टेट हमको कैसे रोक सकते हैं, और स्टेट हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज ला रहा है। सपोज करिए यहाँ पे जो जो करंट गवर्नमेंट में पॉलिसीज लाई है सारे यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर आप यहाँ पे लिख दीजिए, हाँ सरकार ने ये भी लाने की कोशिश की, सरकार ने ये पॉलिसीज लाई, सरकार ने ये एक्ट बनाया किसानों के लिए ताकि जो है सुसाइड्स कम हो सके। या तो मान लो कोई क्वेश्चन है साइबर लॉ से, हाँ फिर कंक्लूजन लिखिए, मान लो साइबर लॉ से रिलेटेड कोई टॉपिक है ऐसे, तो यहाँ लिख कंक्लूजन ये साइबर लॉ से पॉलिसीज ये है, ऐसा पॉलिसीज लाया गया है, हमको ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे एक्ट में लाया गया है, हमको सब कुछ मतलब कि एक कलेक्टिवली पॉजिटिव नोट में ऐसे को वाइंड अप करना है कंक्लूजन में। और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बीच में ये पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर अगर बोर भी हो गया तो कंक्लूजन आता है तो उसको इतना अच्छा कंक्लूजन लिखे ताकि वो भटके ना, उसको समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे ने कोशिश की है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक मैंने, आई होप मैं आपको समझा चुका हूँगा, और मैं आपको समझाने में थोड़ा सा अच्छा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। यही चीज़ मैं ऐसे जो है मैं बेसिकली यूज़ करता था हर एक टॉपिक में, हर एक ऐसे के क्वेश्चन में मैं यही यूज़ करता, यही एक मेरा थंब रूल है, इससे बड़ा कोई थंब रूल नहीं है। मैं यही चीज़ अपनाता था कि भाई मेरे को ऐसे ही लिखना, मैं इससे ज़्यादा भटक नहीं सकता क्योंकि अब मेरी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी लिखने की, भाई मैं ऐसे से लिख सकूँ, फिलोसफिकल ऐसे लिख सकूँ। बट ट्रस्ट मी, वही लोग क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी में जो नॉर्मल बच्चे इंग्लिश लिख लेते हैं। हाँ अब एकदम गलत मत लिख लीजिएगा, आपकी बहुत ही ज़्यादा गंदी आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किए वो अवॉइड करिए। अब थोड़ा सा इसके लिए आपको द हिंदू पढ़िए, द हिंदू में आर्टिकल जो निकलते हैं द हिंदू में उसको आर्टिकल पढ़िए, एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स को पढ़िए। देखिए कोई भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन जरूर दिया होगा। इसी तरह आपको जीएस के आंसर्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको टेम्पोरल स्केल और सेक्टरल स्केल समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मैं तो बता दूंगा, या आप मेरे से मेल करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर कैसे लिखें, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए मेरे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जो भी नोट्स अवेलेबल हैं आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।